नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी, बीपीएससी और बिहार एसएससी को देखते हुए एग्ज़ाम का बूस्टर डोज लूसेंट समान ज्ञान जो चलाया जा रहा था, उसी सीरीज में हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को कवर कर रहे थे। आज का वीडियो जो होगा वो एक चैप्टर चल रहा था 9 नंबर मानव शरीर के तंत्र का, उसी का अगला वीडियो होगा। और हम लोगों जो इस क्लास में कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हुए कराया जा रहा है, यानी कि क्लास थोड़ा लंबा चलता है मगर उसको समझाते हुए उस पे जितना आप कहीं सोच नहीं सकते उससे भी बेहतरीन समझाते हुए आपको हम समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो करीब 10 मिनट 15 मिनट देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करेंगे आपको पीछे भी वीडियो सभी देख लिए होंगे और वो वीडियो आपको पसंद आए होंगे, तभी आप हमारे साथ दोबारा बने हुए। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहेंगे यह हम उम्मीद करेंगे और आप हम पर विश्वास रखिए, हम एक बेहतरीन ढंग से इन सभी लूसेंट को आपको समझाते हुए करा देंगे, याद कराते हुए। ठीक ना? तो आइए चलते हैं अब आज की क्लास की ओर। और आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो जितने भी कोर्सेज है वो आपके लिए मात्र 75 कर दिया गया और इसका आखिरी डेट 20 अगस्त है। कोई भी कोर्स आप 75 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जो कि फिर 250 रुपये पुनः हो जाएंगे। ये 75 जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिसाब से ये चलाया जा रहा था, जो कि आखिरी 20 अगस्त तक है। साथ ही साथ आप लोगों को लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक आती है उसका भी क्लास कराया जा रहा है मात्र 99 रुपये में, जो कि बीपीएससी को देखते हुए शुरू किया गया। यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप अधिक जानकारी 7654957719 पर जानकारी ले सकते। तो चलिए बाकी बात अब क्लास में करेंगे। अब मिलते हैं सीधे क्लास के ऊपर। यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, आप इन सभी को पढ़ करके जान लेंगे। क्लास नहीं होगा, साइंस क्लास जब शुरू करेंगे स्पेशल वाला तो बताएंगे। फिलहाल बीपीएससी तक तो नहीं, अगला कोई कोर्स में शुरू करेंगे। हाँ देखिएगा, हम लोग कर रहे थे पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन सिस्टम। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 ग्लैंड पढ़ा था, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, जिसको हमने प्रयास किया था आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। और उम्मीद है सब लोग समझे भी होंगे। कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आया है वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में भी वही चीज़ है जो हम आपको डायरेक्टली समझाए हैं। ठीक ना? तो जिनका भी क्लास छूट गया है या कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी अब आगे हम लोग पढ़ रहे थे, जब इसको कंटिन्यू कर रहे थे तो हम लोग पढ़े थे पैराप्टू ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि भी हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद क्लास बीच में बंद करना पड़ा था किसी कारणवश। तो पैराप्टू ग्रंथि से ही हम आज फिर से इसको शुरू कर देते हैं। 2-4 पॉइंट है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पैराप्टू ग्रंथि जब हम पढ़े पैराथायराइड ग्रंथि, तो इसके अंतर्गत क्या पढ़े थे कि यह गला में अपटू ग्रंथि यानी कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है उसके पीछे स्थित होता है और इसमें भी 2 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, इतना हम लोगों ने जाना था। जो पैराथायराइड ग्रंथि होता है इसी के अंतर्गत पैराथायराइड हार्मोन भी पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये एक हार्मोन तब तक स्रावित होता रहता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी कि पैराथायराइड हार्मोन कब स्रावित होता है, जब रुधिर में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए। दूसरा था कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या था, तो जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए, जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो कैल्सीटोनिन, और इसमें क्या होता है यह तब तक हार्मोन मुक्त होता रहता है। यानी पैराप्टू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। एक लाइन में ये कहा कि पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो ब्लड में बहने वाली जो कैल्शियम होता है उसका नियंत्रण करता है। नियंत्रण किस प्रकार, तो 2 तरह के हार्मोन के रूप में, एक पैराथायराइड जो कम होने पर और कैल्सीटोनिन जो अधिक होने पर नियंत्रण करता। यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में जाना था। अभी कुछ प्रश्न पहले पूछेंगे कल की क्लास का, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम थाइमस ग्रंथि। तो जल्दी से आप लोग 2-4 प्रश्न का आंसर दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताएंगे कि जो जड़ मानवता होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है। जड़ मानवता TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH वाला से।
थायरॉक्सिन ग्रंथि से होता है ना, तो थायरॉक्सिन से आ जाएगा TSH से। और ये बताएंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उससे क्या स्रावित होता है, हार्मोन या एंजाइम? हार्मोन स्रावित होगा। और लार ग्रंथि जो है वो कैसा ग्रंथि है, बहिस्रावी अंतःस्रावी? बहिस्रावी ग्रंथि। LTH हार्मोन का पूरा नाम बताइए। LTH लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक। हाँ, LTH मतलब लैक्टोजेनिक, और लैक्टोजेनिक में क्या होता है? दूध का स्राव होता है, स्तनों से दूध का स्राव होता है। एक होता है LH। LH हार्मोन क्या था? हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, उसमें मेल और फीमेल का, हाँ, मेल का टेस्टोस्टेरोन, मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए आगे बताएंगे कि एक होता था ADH। ADH हार्मोन जो है वो क्या करता है? हाँ, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्त धमनी को संकीर्ण करता है, शरीर में जल को संतुलन करता है, ADH करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। चलिए लगभग सबको याद है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन हाँ, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करवाता है। चलिए सबको याद हो गया है, यानी कि यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब आगे आइएगा थाइमस ग्रंथि में, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम समाप्त हो जाएगा। देखिएगा थाइमस ग्रंथि क्या कहता है, समझिएगा। कहता है थाइमस ग्रंथि कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि जो है बक्षीय गुहा यानी कि थोरोइक कैविटी में उरोस्थी यानी कि स्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाली यानी ट्रैकिया के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फ नोइड अंग है। थाइमस ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि बक्षीय गुहा में उरोस्थी के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फ नोइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी उत्तक की एक परत में आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, ये खाली ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, तथा अंदर मेड्यूला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे भी रहते हैं। ये मेडुला याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा नहीं है, ये मेडुला है सिर्फ, ठीक है। तो कहता है मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे भी रहते हैं, और जो कम रहता है उसको क्या कहते हैं? थाइमिक या हैसल्स कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे? थाइमिक या हैसल्स कोशिका। यानी कि हम कभी पूछेंगे कि थाइमिक या हैसल्स कोशिका किस में होता है, कौन सा ग्रंथि में, तो आपको बताना है थाइमस ग्रंथि में। आगे कहता है यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक यह बढ़ती रहती है। इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है, इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 साल तक ये बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता, और उसके बाद जो है एक तंतुमय अवशेष मतलब कि छोटा मोटा पाइप जैसा ये बचा रह जाता है। कहता है कि थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। याद रखेंगे, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका निभाता है। क्या करेगा? शरीर की रोग क्षमता बनाएगा। और कहता है यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रण रखता है। अगर हम कहें थाइमस ग्रंथि को लेकर के एक लाइन में तो समझिएगा,
थाइमस ग्रंथि से संबंधित एक लाइन में एक बार में हम आपको बता देते हैं, इतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सुनिएगा मेन पॉइंट। थाइमस ग्रंथि जिसके बाहर कॉर्टेक्स होता है, जहाँ पर अनेकों लिम्फोसाइट होता है। थाइमस ग्रंथि में जो कोशिकाओं के गुच्छा होता है उसे हम थाइमिक या हैसल्स कोशिका कहते हैं। थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो टी कोशिका का निर्माण करेगा। थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने के लिए कुछ कोशिकाएं मौजूद होती है जो टी कोशिका कहलाता है। थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत जो भी कुछ थाइमस ग्रंथि के अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र होता है उससे जो स्रावित होता है उसके प्रभाव के कारण जनन इंद्रियों का विकास होता है, यौवनारंभ होता है और हड्डी के विकास शुरू होता है, यानी कि नियंत्रण शुरू होता है। ये सभी के सभी आपका थाइमस ग्रंथि है। एक बार पुनः लिम्फोसाइट मौजूद होगा, कोशिकाओं के गुच्छा जिसे थाइमिक या हैसल्स कोशिका कहेंगे, थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन होगा, टी कोशिका का निर्माण होगा, टी कोशिका रोग क्षमता बनाएगा, जनन इंद्रियों का विकास होगा, यौवन का आरंभ होगा, हड्डी के विकास को नियंत्रित करेगा। 7-8 पॉइंट है, उसको थाइमस ग्रंथि से याद रखिएगा। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक में? नहीं। अब आइए, यानी कि हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र था वो अंतःस्रावी तंत्र खत्म हो गया। अब आगे दिया है वो है हमारा अधिवृक्क ग्रंथि। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। समझिए क्या है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रीनल ग्लैंड जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जरा ध्यान से। कहता है कि यह वृक्क के ऊपर स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या कहता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो तनाव की स्थिति में, जब आप टेंशन में होते हैं तब ये हार्मोन निकाल के देता है और उसको कंट्रोल करने का काम कराएगा। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। क्यों? यहाँ आप समझिए, आप सबको याद होगा कि अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। मतलब यहीं से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तनाव की स्थिति में कंट्रोल करना। जैसे गांधी जी ने कहा एक समय में कि करो या मरो, यानी किसी और ने कहा कि मारो या मरो, यानी कि हमारा ये हो रहा है। एड्रीनल ग्रंथि कहता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको मारना है या उसको देख करके भागना है, ये कौन बतलाता है? एड्रीनल ग्रंथि कहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? लड़ो या उड़ो हार्मोन या लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं। यानी कि तनाव की स्थिति में आदमी कब लड़ता है किसी से? जब वो टेंशन में होता है, तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तब वो लड़ता है। तो तनाव की स्थिति में अब आपको कंट्रोल करा कर बैठाएगा कि अभी तुम टेंशन में है, वो कौन सा ऑल इज वेल कंट्रोल कर लो, या फिर मार के गुस्सा 2-4 गुस्सा निकल लो। तो ये कहाँ से होगा? एड्रीनल ग्रंथि से होगा। कहाँ से? एड्रीनल ग्रंथि से। यानी कि ऐड करेगा आपके दिमाग में। क्या ऐड करेगा? मारना है या भागना है, लड़ना है या उड़ना है, ये कौन ऐड करेगा? एड्रीनल ग्रंथि करेगा आपके दिमाग में, हार्मोन को स्रावित करके उस अनुसार फिर आप काम करते हैं। यानी कि अब यहाँ से आपको याद रखना है कि एड्रीनल ग्रंथि जो है तनाव के समय हार्मोन निकालने का काम करता है। कहता है कि अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड के 2 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदरूनी भाग मेडुला कहलाता है, और ये प्रश्न पूछे गए हुए हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं और अंदर वाली भाग को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। याद रखेंगे, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। आगे आइए। आगे क्या कहता है कि कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य। समझिए, यहाँ पर भी कुछ हार्मोन है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि कॉर्टेक्स से निकल रहा है, यानी कि कॉर्टिकॉइड्स। एक नाम तो यहाँ से पकड़ने के लिए हमको मिल गया, कॉर्टिकॉइड्स यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टेक्स।
क्या कहता है कि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को नियंत्रित करेगा। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि यहाँ पर भी कॉर्टिकॉइड्स और मिनरल है यानी कि इसका कार्य होगा वृक्क नलिका द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना। क्या कह रहा है, वृक्क यानी कि किडनी नली द्वारा जो कुछ भी अवशोषण और जो लवण होता है उसकी मात्रा को नियंत्रण करना, क्या इसका काम होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का यानी कि कॉर्टेक्स का यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि का। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वह है हमारा लिंग हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन क्या कहता है कि यह बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। लिंग हार्मोन क्या है, तो बाह्य लिंग बालों के आना यानी कि जो हमारा यौन आचरण जो है इन सभी के बारे में नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, लिंग हार्मोन करेगा। यानी कि अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति या जो भी विचार जो आता है ये सभी का निर्माण और नियंत्रण कौन करता है, तो सेक्स हार्मोन करता है, लिंग हार्मोन करता है। देखेंगे नोट में क्या लिखा है, कहता है कॉर्टेक्स जीवन में नितांत आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर, मतलब रोग हो जाने पर उपापचयी प्रक्रम में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी और इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से होने वाला रोग एडिशन रोग यानी कि जो किसकी गड़बड़ी है, तो कॉर्टेक्स की गड़बड़ी है। यानी कि कॉर्टेक्स का होना हमारे शरीर में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने पढ़ा कि कॉर्टेक्स से जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है या लिंग हार्मोन निकलता है, ये सब को नियंत्रित करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में करे, चाहे वो हमारा अवशोषण के रूप में काम करे, या चाहे वो लिंग हार्मोन के रूप में काम करे, कॉर्टेक्स ही करता है। इसलिए कॉर्टेक्स का होना ज़रूरी है। और कॉर्टेक्स के न होने के कारण कौन सी बीमारी होगी, तो एडिशन रोग होता है। अब आइए आगे कहता है हमारा मेडुला समझिएगा, हम फिर से बता रहे हैं मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा दोनों अलग अलग है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो इसको हम मस्तिष्क में पढ़े थे, मस्तिष्क के अंतर्गत मस्तिष्क का तीसरा जो भाग होता है यानी कि पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के अंतर्गत ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होता है, कुछ क्रियाओं को अनैच्छिक रूप से कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे धड़कन, श्वसन का नियंत्रण, रक्तदाब, फिर हमारा जो उल्टी वगैरह होता है, ये सभी का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगेटा से हमने कंट्रोल किया था। तो ध्यान रखना है, फिर से बता रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेटा और मेडुला दोनों अलग अलग होता है। आई मेडुला क्या कह रहा है कि मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और नॉरएफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन दोनों अमीनो अम्ल है। मेडुला द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, यानी कि एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, वैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉरएड्रेनलिन, दोनों क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। इन्हें सम्मिलित रूप में कॉर्टिकोलमीनस कहते हैं। किसको? एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनलिन, ये दोनों को जब हम एक साथ करते हैं तब कहलाता है कैटेकोलमीनस। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाता है। किसका बात कर रहा है? एड्रेनलिन कहाँ से निकल रहा था? एड्रिनल ग्रंथि से निकल रहा था। और हमने पहले ही जान चुके हैं कि एड्रेनलिन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। कहता है कि यह हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाता है। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय की संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाता है।
याद आ रहा है कुछ? जब हमने हृदय पढ़ा था उस समय भी हमने कहा था कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः दो हार्मोन होते हैं। एक होता है हमारा थायरॉक्सिन, दूसरा होता है एड्रेनलिन। सबसे ज़्यादा प्रश्न एड्रेनलिन को लेकर ही पूछता है, तो हमने वहाँ पर भी जाना था कि हृदय की धड़कन एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। उसी प्रकार मेडुला के अंतर्गत भी एक हार्मोन है जो क्या करता है, हृदय की धड़कन को, हृदय की संकुचन को, श्वसन दर को, ये सभी को नियंत्रण करने का काम करता है। और क्या कह रहा है कि इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड और प्रोटीन को तोड़ने को भी प्रेरित करता है। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करने के लिए कौन आता है, तो एड्रेनलिन आएगा। वो भी नहीं आएगा तो एपिनेफ्रिन आएगा। वो भी नहीं आएगा तो नॉर एपिनेफ्रिन आएगा। वह भी नहीं आएगा तो नॉर एड्रेनलिन आएगा। अगर इन सभी के अलावा कुछ और ऑप्शन में रह जाए, मेडुला, कॉर्टेक्स, इस तरह से, तब हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं वहाँ पर प्रश्न की संभावनाओं के आधार पर कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण मेडुला से भी होता है। राइट, अब आगे बढ़िए। कहता है एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करता है, हृदय धड़कन रुक जाए, स्पंदन अचानक रुक जाए तो उसको चालू करने में सहायता कौन सा हार्मोन करेगा या कौन सा अमीनो अम्ल करेगा, तो एपिनेफ्रिन करेगा, यानी कि एड्रेनलिन करेगा। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, और जैसे क्या है कि क्रोध, भय, खतरा के समय सक्रिय होता है। एड्रेनलिन कब समय होता है, तो क्रोध, भय, खतरा। और कैसे अनुभव कीजिएगा कि हम मेरे अंदर एड्रेनलिन स्रावित होना शुरू हो गया है, हम बताते हैं। अगर आपको किसी से डर लगता है, अगर आपको किसी चीज़ से भय है, सामने में आपका एक बड़का को शेर आ जाए, दो पैर वाला, जैसे ही शेर को देखिएगा, दो पैर वाला शेर को, तो पता चलेगा आपका धड़कन बढ़ जाएगा। धड़कन बढ़ेगा तो आप हृदय पे मतलब सीना के पास हाथ रखिएगा, देखिएगा धक 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 जनरेटर चालू हो जाएगा। जनरेटर चालू हो जाएगा, उसी समय समझ जाइएगा कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है मेरा एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है, एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हो गया। एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव हुआ है, तब ये भी सोचना है कि अच्छा कौन सा ग्रंथि था, अरे तो एड्रीनल ग्रंथि था। कौन सा ग्रंथि था, एड्रीनल ग्रंथि था। एड्रीनल ग्रंथि में भी कौन सा, तो अंदर वाला भाग, अंदर न है हृदय, तो अंदर वाला भाग, एड्रीनल ग्रंथि के अंदर वाला भाग क्या है, मेडुला है, यानी कि मेडुला एक्टिव हो गया। यानी कि हम कहेंगे कि क्रोध, भय, ये सभी के समय, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन काम करना शुरू करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में किन्हीं को कोई समस्या है तो जल्दी से बताइएगा अब हमको। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को? सब सो नहीं ना गए थे जी? नहीं सर। हमारा तो लग रहा है कि आधा एक नींद मार दिए। 10 मिनट में सब निपट लिए होंगे, 2-4 नींद की कुंभकर्ण वाला रूप धार लिए होंगे। जिनकर जिनकर धरले है, जे के पिछला दिन पूछला कि सर मतलब जो अगला दिन पूछे कि सर याद न हुआ है, उनका एड्रेनलिन पूछेंगे। है वो मेंडुला के अंदर आता है और मेंडुला आता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। हाँ, आप पापा के बेटी, आपकी बेटी, आपकी बेटी, वही है। क्या समझे? एड्रीनल ग्रंथि के अंतर्गत एड्रीनल ग्रंथि के दो गो बाल बच्चा, एगो कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला, ठीक ना? तो उसी मेडुला का भी बाल बच्चा जो हो गया एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, ये सभी। समझ गए? हाँ सर। वही। आइए अगला आता है जनन ग्रंथि, गोनैड्स जिसको बोलते हैं। देखिएगा, गोनैड्स दुइये गो होता है, एगो ओवरी, एगो टेस्टिज।
कहता है अंडाशय, सबसे पहला जो है अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ओवरी क्या है, इसमें निम्न हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जनन ग्रंथि आपके लिए हमेशा के लिए काम आएगा, हमेशा चलते फिरते मिल जाएगा ये। देखिए कहता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहता है ये अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है, यानी कि ओविडक्ट में जो भी क्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए एस्ट्रोजन आता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अंडाशय यानी कि ओवरी जो है फीमेल पार्ट है, ऐसा ना हो कि बोले नहीं तो सोचते रहेगा का है नहीं, फीमेल पार्ट है, फीमेल के अंतर्गत पाया जाता है। तो अंडाशय जो है ओवरी है, यानी कि फीमेल में पाए जाने वाला 3 प्रकार का हार्मोन यहाँ पर लिखा है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ओविडक्ट को परिवर्धित करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। क्या कह रहा है कि एस्ट्रोजन से मदद लेता है, मदद लेने के बाद स्तन वृद्धि यानी कि मैमरी ग्लैंड जो होता है इसका विकास यानी कि उसको बड़ा करने में कौन सहायता करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो ये याद रखिएगा, स्तन का वृद्धि किस हार्मोन के कारण, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। तीसरा आता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, तो कहता है गर्भावस्था में, यानी कि जब गर्भावस्था होती है तब गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस, ध्यान देंगे, यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है। किसको मुलायम करेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है। और यह गर्भाशय ग्रीवा यानी कि यूटेराइन सर्विक्स जो होता है उसको चौड़ा करने का काम करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो। तो यहाँ पर समझने के लिए एक लाइन में अगर हार्मोन को ही समझ लीजिए नाम को, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या काम होगा, रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स, रिलैक्स कौन दिलाएगा, तो रिलैक्सिन हार्मोन दिलाएगा। किससे दिलाएगा, तो बच्चा जन्म लेने की अवस्थाओं में जो जो रास्ताएं आती है यानी कि जो जो जिस नली से होकर के वो आता है उस नली को फैलाने में, उस नली को मुलायम करने में, उस नली को चौड़ा करने में जो काम आता है वो हार्मोन कौन सा होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। यानी कि अंडाशय के अंतर्गत गोनैड्स के पार्ट अंडाशय, अंडाशय में 3 तरह का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन जो स्तन को बढ़ाता है एस्ट्रोजन की सहायता से, एस्ट्रोजन जो ओविडक्ट को परिवर्धित करता है, और रिलैक्सिन जो गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं से निवारण दिलाता है। किसके कारण, तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, मतलब कि जो जहाँ पर बच्चा मौजूद रहता है उस रास्ता में मार्ग में पड़ता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसको मुलायम कर देगा, यानी कि बच्चा जो है आसानी से आगे बढ़ सकता है। दूसरा क्या कि गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा जो होती है यानी कि जो स्थान जहाँ पर गर्भावस्था जो गर्भाशय होता है वहाँ पर बच्चा जहाँ पल रहा होता है गर्भाशय में, उसके बाद की जो नली होती है गर्भाशय ग्रीवा उसको चौड़ा करता है, क्योंकि बच्चा का आकार जो होता है अपने आप में गर्भाशय ग्रीवा से बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से उसको चौड़ा करने का काम, बच्चे की आकार के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने का काम रिलैक्सिन हार्मोन करता है। और उसके बाद क्या होता है, उस अनुसार जब बच्चा के आकार के अनुसार गर्भाशय ग्रीवा चौड़ा हो जाता है उसके बाद बच्चा आसानी से बाहर आ सकता है और आता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे, ऐसा देखे होंगे कि एक कहता है बड़ा ऑपरेशन, तो होता कुछ नहीं है। बड़ा ऑपरेशन या जो भी कुछ पेट फाड़ करके जिस भी तरह से निकालने का प्रक्रिया करे ऑपरेशन वगैरह से, वो यही होता है, गर्भाशय ग्रीवा जो होता है वो सूख जाता है या सिकुड़ जाता है, जहाँ से फिर वो बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। तो ये प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन काम करना बंद कर देता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, कभी कभी वैसी समस्या आने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है। ऐसा होता रहता है, सुने होंगे, देखे होंगे। अगर वो नहीं देखे होंगे रियल में तो आप मूवी देखिए 3 इडियट। 3 इडियट मूवी में एक सीन है बीच में थोड़ा सा, जहाँ पर लोग क्या करता है ऑपरेशन वगैरह जो करता है, वो सीन देखिए, वहाँ पर वही हुआ था। गर्भाशय ग्रीवा जो था वो बिल्कुल सूख गया था, उसमें एक बजावते पूरा दिखाता भी है ना, एक डायग्राम दिखा, हाँ जो वैक्यूम से निकालता है, तो वहाँ पर देखे होंगे कि वो करीना कपूर या जो भी है वो दिखाती नहीं, एक पिक्चर दिखाती है, बोलता है कि यहाँ से इसको खींचना है,
तो वही जो गर्भाशय ग्रीवा था जहाँ से वो बच्चा को आना रहता है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जो मतलब जो गर्भावस्था में जो भी लड़की रहती है, मतलब जो कहिए एक्ट्रेस जो रहती है, उनका जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो काम करना बंद कर दिया रहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई रहती है। और बारिश का मौसम, तो पहला तो कि ठंडा, बाहर से टेम्परेचर भी ठंडा, ऊपर से बॉडी भी ठंडा, तो रिलैक्सिन हार्मोन थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये सभी थोड़ा एक्टिवेट रहता है, यानी कि गर्म होता है बॉडी, तब ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसलिए वैसा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो है वह है ब्रीसन, यानी कि ब्रीसन क्या है, तो दूसरा गोनैड्स है, यानी कि जनन ग्रंथि है, जो किसका है, पुरुषों में पाया जाता है। कहता है इससे निकलने वाला एक ही हार्मोन है, वह है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, पुरुषोचित लैंगिक लक्षण के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को विकसित करता है। मतलब पुरुषों के अनुसार जो लक्षण होता है, लैंगिक लक्षण, वो विकसित करता है। और क्या करता है, यौन आचरण, यानी कि जो सेक्सुअली जो उसका नज़रिया बनता है उसको प्रेरित करने का काम कौन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है। तो अब यहाँ से हमें एक बात क्या याद रखना है कि अंडाशय के अंतर्गत, यानी कि फीमेल के अंतर्गत 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछता है और पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है। मादा हार्मोन यानी महिला, महिला यानी कि फीमेल। हमने अभी जान लिया 3 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। चौथा हार्मोन आपको वही रहता है, टेस्टोस्टेरोन। तब आप यहाँ से आसानी से ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन जो होता है फीमेल नहीं, मेल हार्मोन होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। बताइएगा, याद हो गया सब। आइए अब श्वसन तंत्र में आते हैं, यानी कि अगला तंत्र आ गया हमारा, 7वां तंत्र समाप्त हो गया, 8वां तंत्र है श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र बढ़ने से आगे जरा 2-4 को हमको क्वेश्चन बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको, एड्रेनलिन को कहते हैं। और किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो, सॉरी, किस ग्रंथि को भी कह सकते हैं लड़ो और उड़ो ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि को कहेंगे। हाँ, आगे बताइएगा कि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है उसका काम बताएंगे। प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम बच्चे की डिलीवरी में काम आता है। वो उस नली को या उस रास्ते को मुलायम चौड़ा बनाता है ताकि बेबी अच्छा से बाहर निकल सके। क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, जो साइज होता है नली का, ये सबका, उससे बच्चा बहुत बड़ा होता है, तो जब तक वो फैलेगा नहीं तब तक बेबी बाहर आएगा नहीं, इसलिए वो हार्मोन उसी में काम आता है। स्तन वृद्धि करने में कौन सा हार्मोन काम आता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस हार्मोन की सहायता से काम करता है, एस्ट्रोजन की सहायता से। एस्ट्रोजन की सहायता से। हाँ, अगला बताइएगा कि पुरुषों में जो पाया जाता है टेस्टिज, टेस्टिज में कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है टेस्टिज, टेस्टोस्टेरोन है ना। तो ब्रिसन का इंग्लिश याद रखिएगा टेस्टिज, और टेस्टिज में ही आपका टेस्टोस्टेरोन मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है एडिशन रोग, एडिशन रोग किसके कारण होता है, कॉर्टेक्स की कमी के कारण। ठीक, कॉर्टेक्स किसका भाग है, किस ग्रंथि का, एड्रीनल ग्रंथि का भाग है। एड्रीनल ग्रंथि का कौन सा भाग है, बाहरी या आंतरिक, बाहरी। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए, हमारा अंतःस्रावी तंत्र भी समाप्त हो गया है ना। अब आइए श्वसन तंत्र में, भी समय है, लगभग श्वसन तंत्र भी निकल जाएगा। चलिए देखेंगे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या कहता है कि
मनुष्य की श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फेफड़ा या फुफ्फुस यानी कि लंग्स। मनुष्य का बोल रहा महत्वपूर्ण अंग जो है वो फेफड़ा है या फुफ्फुस है। कहता है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। जो श्वसन क्रिया होता है मनुष्य में उसको फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। जैसे कौन कौन सा, याद रखिएगा। प्रश्न भी ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, जिनका भी आगे भविष्य में एग्जाम है वो लोग ध्यान दीजिएगा। एक पिक्चर दे रहा है और उस पिक्चर में पूछ रहा है कि इसका बताओ ये इसको क्या नाम है, ये कौन पाचन तंत्र जो है किस किस भाग से होता है, ऐसा वाला। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपसे पूछ ही लेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे थे कि जो श्वसन तंत्र होता है, श्वसन के लिए जो अंग होता है उसके अंतर्गत आपका नासा मार्ग, फिर ग्रसनी लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फेफड़ा, ये कंटिन्यूसली जो है उसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए। आगे कहता है एक एक करके यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को जो श्वसन मार्ग है उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा नासा मार्ग। नासा मार्ग क्या कहता है? नासा मार्ग कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है, यानी कि जो शुरू वाला जो नेजल पैसेज होता है वो सूंघना है, इसका काम है। यह श्वसन नाल के द्वारा भी कार्य करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्तरित होता है। यह स्तर 1 से 2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है, ठीक है। यानी कि नासा मार्ग के अंतर्गत ये याद रखिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन किस में पाया जाएगा? तो नासा मार्ग में पाया जाएगा। दिन भर में कितना स्रावित होगा? 1 से आधा लीटर तक स्रावित होगा। आधा लीटर है लगता कि 1 से 2 लीटर है, 1 से 2 लीटर है, नहीं आधा है, 1/2 है। 1 से 2 रहता तो डैश देता, 1/2 है यानी कि आधा है। उसके बाद क्या कहता है कि अंदर प्रवेश करने पर जो धूल का ये सभी जो होता है उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। और कहता है यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाता है। ये नासा मार्ग का काम है। इधर से उतना प्रश्न इससे नहीं पूछता है। फिर आता है हमारा ग्रसनी यानी कि फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है? यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। फायरिंग्स कहाँ होता है? नासा गुहा यानी कि नेजल पैसेज के ठीक पीछे होता है। अगला आता है लैरिंग्स या स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। क्या कह रहा है कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ेगा लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य है ध्वनि उत्पादन करना, यानी जो हम बोलते हैं। लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इपिग्लॉटिस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, इपिग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लॉटिस द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता। कुछ नहीं है, आप अपना ऐनक के सामने जाइए, बड़का को मुंह खोलिए राक्षस जैसा, ठीक है, और उसमें देखिए वो लटका हुआ दिखेगा, वो होता है इपिग्लॉटिस। जब हम कुछ खाते हैं तो ऊपर की ओर बंद हो जाता है। हाँ हाँ, तो जब हम कुछ खाते हैं तो ऊपर की ओर बंद हो जाता है, नाक का छेद बंद कर देता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो नाक का छेद खोल देता है। कभी कभी होता यूँ है कि खाते खाते हम सरक जाते हैं या किसी कारण बस कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं, जो इपिग्लॉटिस है वो काम करना बंद कर देता है, काहे कि उसको समझ ही में ना आता है कि पहले हवा ले या पहले खाना खाए। हाँ, यानी कि सांस ले कि खाना खाएं। तब तक क्या होता है, वो जब तक सोचेगा कि हमको नली बंद करना है तब तक यहाँ कोई और काम हो जाता है, और इस कारण से हम क्या हो जाते हैं, सरकना जो बोलते हैं, सरक जाते हैं, यानी कि भोजन जो है कभी कभी नाक के माध्यम से बाहर आ जाता है। ऐसा होता है ना, खास करके चावल वगैरह, हाँ वो सीधे नाक के बाहर आएगा। तो वैसा ये कौन रोकता है? तो इपिग्लॉटिस रोकता है। हाँ, आगे कहता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? तो यह वह वक्ष गुहा यानी कि थ्राइक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़ों से में प्रवेश करती है। बायां ब्रोंकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में
प्रवेश करता है, उतना इस पर ध्यान नहीं देना। अगला और इम्पोर्टेंट आ रहा है लंग्स यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा क्या कहता है कि वक्ष गुहा में वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, ये याद रखेंगे। वक्ष गुहा में आपका एक जोड़ी फेफड़ा होगा। इनका रंग लाल होता है। रचना थोड़ा सा स्पंज के समान होता है, मतलब मुलायम होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। किधर? दायां वाला जो है बायां की अपेक्षा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से बना रहता है, घिरा रहता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। यानी कि फेफड़ा का काम क्या है? ऑक्सीजन वाला रुधिर को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। और इसमें कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है? तो प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ये 4 प्रक्रिया कौन कौन सा है? सबसे पहला बाहरी श्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन, चौथा कोशिकीय श्वसन। समझिए एक करके क्या कहता है। कहता है बाह्य श्वसन जो यह निम्न 2 पदों में विभक्त होगा, एक श्वासोच्छ्वास और दूसरा गैसों का विनिमय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है, समझिएगा। यहाँ पे कौन कौन सा आया? एगो श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय यानी कि ब्रीदिंग। अगला जो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या कहता है कि फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ब्रीदिंग क्या है? तो सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना, उसको कहा जाता है ब्रीदिंग। बात समझ रहे? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर निकालना। मगर जानते हैं एक बार क्या हुआ, रंजू जी जैसा एगो पुतोह मिल गई, ठीक है, और ये देख रहे थे बाबा रामदेव का योगा। समझ रहे हैं ना? हाँ या ना बोलिए, जल्दी बताते हैं। यस सर। हाँ, रंजू जी की सास जो है वो मतलब कि ये योगा देख रही थी सुबह सुबह बाबा रामदेव का, ठीक ना। तो उसमें बाबा रामदेव बोल रहे थे सांस को अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, सांस बाहर छोड़िए, सांस अंदर लीजिए। इनको समझ ही में नहीं आया कि कौन सा सांस का बात कर रहे हैं। ये कहा कि ये सांस का हाथ पकड़े, एक बार गेट के बाहर सांस को लेके गए, फिर दूसरा बार फिर अंदर। जब जब बाबा रामदेव बोल रहे थे सांस को अंदर लीजिए तो अंदर ले रहे थे, सांस को बाहर कीजिए बाहर कर रहे थे। इनकी सास पूछी ना, सॉरी रंजू दी। इनकी सास पूछी कि ये क्या कर रही हो, तो कह रही है बाबा रामदेव बता रहे हैं कि सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर करना। ठीक ना। तो ये वो वाला सांस। क्या बोले? सच में अभी नींद मार रहे थे। देखे अच्छा हुआ दी आप नींद मार रही थी, नहीं तो आप हम लोगों को मारती हैं अभी। इनको समझ ही में नहीं आया मेन बात हुआ क्या। मेरे बारे में क्या बोल रहे थे सर? आपका तारीफ कर रहे थे। हाँ, कि आप अपनी सास को बहुत मानती हैं, बहुत प्यार बहुत घुमाने जाती हैं, घर के बाहर अंदर करते घुमाते रहती हैं। सास है ही नहीं मेरी। सास नहीं है। एक्सपीरियंस तो लगाने दीजिए इन लोगों को। चलिए अब आगे बढ़िए। जोक सुना रहे थे मगर ये गड़बड़ हो गया, इनकी सास सही है नहीं थी। सर बाहर कर दीजिए, बाहर बाहर किए जो है क्यों आ रहे हो? चलिए अब आगे आइए। हाँ तो समझ गए ना, ब्रीदिंग क्या होता है? सांस अंदर लेना, मतलब हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, वही कहलाता है सांस लेना। अब आइए क्या कहते हैं श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि, मतलब हाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यहाँ पर 2 गो आएगा, निश्वसन और उच्च श्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसको भी समझेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा जो देखिए, कहता है कि निश्वसन इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़ा में प्रवेश करेगा, यानी कि क्या बोलते हैं
इंस्पायरेशन, यानी कि निश्वसन है, यानी कि बाहर का जो हवा है वो हमारे फेफड़ा में प्रवेश करेगा, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। हाँ, श्वसन क्रिया करते हैं तो जो वक्ष गुहा होता है वो फूल जाता है एवं फेफड़े में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु वातावरण में फेफड़े में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर ना हो जाए। निश्वसन समझ गए। खाली इतना समझिए कि निश्वसन में होता यूँ है कि बाहर का हवा हम फेफड़ा में प्रवेश करवाते हैं और फेफड़ा में प्रवेश करने के कारण वक्ष गुहा का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है और कुछ नहीं। दूसरा आता है उच्छ्वसन, यानी कि एक्सपायरेशन। इन नामे से पता है कि जब हम छोड़ेंगे हवा तब श्वसन के बाद वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़ा से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाए, उसे हम उच्च श्वसन कहते हैं। और जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है, यानी कि जहाँ से प्रवेश करेगा वहीं से निकल जाएगा, उसको हम कहते हैं उच्च श्वसन। ये नाम दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज करवाता है बहुत, ठीक है। उच्च श्वसन निश्वसन में तो ध्यान रखिए। अब आगे आइए, यहाँ पर वायु श्वासोच्छ्वास के वायु का संगठन, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे बॉक्स को। तो आपका 3 तरह का गैस का नाम दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर ली गई वायु मतलब जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो 78.9% हमारे वायुमंडल में उतना है, ये है नाइट्रोजन 78% के आसपास में, तो पूरा का पूरा हम अंदर ले लेते हैं, ठीक ना। और ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.3%। मगर जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन तो जैसे के तैसे बाहर आ जाता है, जितना लेते हैं उतना चला आता है। हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, 3% हमारा शरीर यूटिलाइज करता है, 21% लेते हैं, जिसमें से 17×4=21, 4% जो है वो क्या होता है, हमारा शरीर यूटिलाइज करता है ब्लड वगैरह को सर्कुलेट कराने में, हमारी हृदय गति ये सभी को बनाए रखने में, बॉडी संतुलन करने के लिए। ऑक्सीजन जो है 4% बॉडी में कंट्रोल कर लेता है, और वही जो होता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। काहे कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता नहीं, हम बाहर से लेते हैं ऑक्सीजन, और जब अंदर जाता है उसका पेराई हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन अपना काम कर लेता है, तो जो कुछ बचा खुचा रहता है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लगभग 4% बाहर निकल जाता है। लेते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते कितना है, 4%। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कितना प्रतिशत ली जाती है, यानी अंदर लेंगे तो 21%, कितना प्रतिशत बाहर निकाली जाती है, तो कहेंगे 17%, क्योंकि 4% क्या होता है, बाकी सर ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में हाँ कुछ चीज़ें ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करेगा, इधर उधर से सब कुछ हो जाता है, और वही फिर बच खुच करके जो कुछ है वो 4% बन करके निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर नाइट्रोजन इतना 78% है, तो हर आदमी इतना लेता होगा जी, इतना ही है वायुमंडल में, तो जी। तो सर एक आदमी ले लेगा 78%, तो अगला वाला कैसे लेगा? हम लिए 78%, आप छोड़ दिए 78%, दूसरा आदमी 78 लिया, तीसरा का छोड़ दिया, तो बराबर है इतना ना। जल्दी छोड़ देता है? तो आप श्वसन क्रिया, जो पूरा वायु का जो संघटन है ना उसमें 78% है ना सर, तो जब हम 100% ले रहे हैं तो उसमें तो 78% नाइट्रोजन ही जा रहा है। हाँ तो नहीं, इनका कहने का ये है ना कि जैसे अगर हर आदमी 78% ले रहा है तो नाइट्रोजन कम क्यों नहीं रहा। तो आप ये समझिए, मानिए कि आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, 2 रुपया आप हमको दिए, तब तक तीसरा आदमी फिर से आपको 2 रुपया दे दिया, क्या रुपया बचा आपके पास, कुछ रुपया तो बचा होगा ना। 2 रुपया बचा सर। 2 रुपया, हमारा पास 2 रुपया आया, हम तुरंत किसी और को 2 रुपया दे दिए, और तब तक आप हमको अपना वाला 2 रुपया हमको दे दिए। तो ये रोटेशन एक सर्किल है ना, ये क्या है, एक साइकिल है, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। काहे कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार हम श्वसन क्रिया मतलब अंदर हवा लेते हैं,
उसके बाद कहते हैं आह बड़ा मज़ा लग रहा। अब ये हवा बड़ा सुंदर है, खुशबू वाला है, अब न छोड़ेंगे हम, 2-4 दिन तक इसको रखेंगे, कल छोड़ेंगे। ऐसा होता है। हाँ सर, समझ में आ गया सर, ये नाइट्रोजन के लिए नहीं समझ में आया। हाँ तो वही है, जितना हम लेते हैं उतना नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो जितना लेते हैं उतने छोड़ देते हैं। जो भैया तू आ गया है, भले बिन बुलाए मेहमान है, तब आया है तो तुम्हारा न कुछ कर सकते हैं, तू जैसे आया वैसे ही चला जा, घूम के चल जाओ। घूम के चल जा। वही वाला कहानी है नाइट्रोजन का, समझ गए ना। क्या कि हमारा श्वसन प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया, अभी आइए वही करेगा इधर। हाँ टूर पर आता है, तो श्वसन प्रक्रिया जो है निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कह सकते इसको प्रवासी है, आते जाते रहता है, वैसा वाला। चलिए ठीक है। नोट में देखिए क्या कहता है कि सांस द्वारा लगभग 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसका जांच कैसे कर सकते हैं हम बताते हैं। ठंडा के मौसम में जल्दी चेक होगा। ठंडा के मौसम में साफ ऐनक के सामने जाइए, शीशा के पास, और उस पर या तो मुंह से हवा निकालिए या नाक से हवा छोड़िए, वहाँ पर देखिएगा पानी बनेगा शीशा पे, है ना। भाप बन जाता है। हाँ तो वो क्या होता है, 400 मिलीलीटर पानी हम प्रतिदिन निकालते हैं। प्रतिदिन जो अभी है नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा वो पानी निकलते ही समाप्त हो जाता है, मतलब जो वाष्प आता है वो। और ठंडा में वायुमंडल जो है टेम्परेचर का हमारे शरीर से कम या नॉर्मल हो जाता है, तो फिर वैसा दिखाई देता है। समझ गए। चलिए, कहता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए यहाँ पे समझिए क्या कहता है कि गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण द्वारा होता है। क्या होता है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। दाब के अंतर के कारण, अब परसेंट जिसका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा बलवान होगा। इन दोनों गैसों के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत गैस है तो विसरण भी क्या होगा, डिफ्यूजन भी एक दूसरे के विपरीत होगा। अब है गैसों का परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। गैसों का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। और गैस में देखिए किसको लिया है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को नहीं लिया। कहा कि नाइट्रोजन का हमारा कोई संबंध नहीं है, कि गैस जो है बहुत ही सारा हमारे अलग अलग तरह के गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में हवा में मिला हुआ है, मगर जो हमारा काम करेगा उसी के न करेंगे रखेंगे, बाकी सबको थोड़े रखेंगे। सब आता है जाता है, आता जाता है। दूसरा कहता है कि ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है रुधिर में किसके कारण, तो हम लोग पढ़े थे जब ब्लड पढ़ रहे थे तब, हीमोग्लोबिन के द्वारा, यानी कि जो कि एक रेड पिगमेंट होता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। किधर गया, कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है कोशिकाओं में से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% होता है। यानी कि ध्यान रख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में यूज कितना है, 10 से 20%। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। किस प्रकार से होता है उसको जान लीजिए। तो देखेंगे, सबसे पहला आता है प्लाज्मा। कहता है प्लाज्मा में घुलकर, प्लाज्मा के में घुलकर के मतलब क्या है, CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा से भी जाता है और क्या करेगा, तो 7% तक बनाएगा। दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में, यानी कि बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70%, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी से बाइकार्बोनेट्स के रूप में। वह रुधिर में के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कुछ कहते हैं, खाने वाला सोडा। समझ गए ना, कहाँ है, बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब यही सोडियम और पोटेशियम के साथ मिल जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देता है।
तीसरा है आंतरिक श्वसन, यानी कि शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे ही आंतरिक श्वसन कहते हैं। मतलब कि शरीर के अंदर जो ब्लड होता है और उत्तक जो होता है उसके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आंतरिक श्वसन है। नोट में क्या है कि फेफड़ों से होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं, जो फेफड़ा से होगा उसको बाहरी श्वसन कहते हैं। जब इसमें रुधिर यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। जब ब्लड कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, और ऑक्सीजन मुक्त होगा तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा, मुक्त होगा। अब आगे आता है हमारा चौथा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन क्या है इसको समझिए। तो कहता है खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप, यानी कि जब हमारा खाना पचता है तब पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा, ध्यान से समझेंगे, ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, यानी कि अब कोशिकीय श्वसन भी दो प्रकार के पढ़ना, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, एनारोबिक और एरोबिक। समझिए क्या कहता है। एनारोबिक कहता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी, अन मतलब नहीं, नहीं मतलब ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या कह रहे हैं कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब नहीं की मतलब अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं मिस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अनॉक्सी श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन के, ग्लूकोज कैसे टूट रहा है जो बता रहा है कि ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में जो लैक्टिक अम्ल होता है और जो बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। यहाँ पर दो चीज़ दिया है। ग्लूकोज अगर हमारे शरीर में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया चालू है तब मांसपेशी में एक अम्ल पाया जाता है जिसे हम लैक्टिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक अम्ल के साथ साथ जो यीस्ट और बैक्टीरिया होता है उसमें इथाइल अल्कोहल होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल में टूट जाता है और इसे क्या कहते हैं, शर्करा किण्वन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के विघटित हो जाए और विघटन होकर के इथाइल अल्कोहल का निर्माण कर दे, उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एनी समस्या, कोई प्रॉब्लम बताएंगे? बैक्टीरिया और ये यीस्ट है जो इसको अंदर और वो किण्वन में कहलाएगा। हाँ, किण्वन प्रक्रिया से। ये तो शरीर में नहीं होगा, ये तो बाहर ही। तो दो चीज़ कह रहा है, एक हम लोगों के लिए कह रहा है और बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह के लिए भी कह रहा है, वो सब के लिए कर रहा है, अलग अलग दो दिया है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसको ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। यानी हमें सिर्फ एक लाइन में ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूट जाए ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम जेवा स्टार दे करके याद रखेला है, रख लीजिए, ठीक ना। अनॉक्सी श्वसन मतलब बिना ऑक्सीजन के श्वसन। कभी कभी ये नहीं देगा अनॉक्सी, बोल देगा कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया में कौन सा अम्ल बनता है, हम कहेंगे पायरुविक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है। क्या होता है अनॉक्सी श्वसन, क्या होता है कि जीवों में गहराई पर स्थित ऊतक में अंकुरित होते बीज में फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में ये प्रायः पाया जाता है। कहना ये चाह रहा है
कि अनॉक्सी श्वसन जो है जीव में, यानी कि कोई जीव जो अंदर गहराई में है ना, अंदर मतलब जमीन उमीन में, उसके उत्तक में कम समय के लिए, कुछ ही समय के लिए अंकुरित होता बीज, मतलब जो बीज मिट्टी में डाला हुआ है, काहे की होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको डायरेक्टली नहीं मिलता कुछ समय के लिए। काहे कि फिर हमको ये भी पता है कि मिट्टी और पानी, ये सभी में पानी उसके ऊपर डालते हैं ना, तो पानी डालेंगे तो पानी में ऑक्सीजन मौजूद रहता है, तो वहाँ से तुरंत तो थोड़े समय बाद उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी कि अंकुरित बीज में अनॉक्सी श्वसन प्रक्रिया एक निश्चित समय के लिए है, पूर्णतः नहीं है, ठीक ना, अनिश्चित है। और क्या, जबकि ईस्ट और जीवाणु जो है ये सभी में प्रायः अनॉक्सी श्वसन ही होता है। वही वहाँ पर दिया कि बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सभी में क्या होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। तो ये भी याद रख लेना कि बैक्टीरिया में कैसा श्वसन, तो अनॉक्सी श्वसन, ईस्ट में कैसा श्वसन, तो अनॉक्सी श्वसन, जीवाणु में कैसा श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, ऐसा। अब आता है हमारा बी, क्या है, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक, यानी कि यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया, एक दूसरे का विपरीत, यानी कि हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 एवं H2O बनता है तथा साथ में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज का सूत्र याद रख लीजिएगा, C6H12O6। ऑक्सीजन मिला, जब ये टूटा तो 6 भाग ऑक्सीजन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया और 6 भाग जल के रूप में टूट गया और हमको 2830 किलो जूल ऊर्जा मिला। ऊर्जा मिलने का मतलब ये है, यहाँ पर हम लोगों को अनुभव नहीं होता होगा कि हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो हमको ऊर्जा मिल रहा है, मगर अनुभव होना चाहिए। एगो काम कीजिए, ज़्यादा नहीं, सब 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए अपना नाक का मुंह पूरा बंद कर लीजिए, तो मतलब श्वसन क्रिया नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए कि ऊर्जा की ज़रूरत होता है कि नहीं होता, ऊर्जा मुक्त होता है कि नहीं होता। हाँ? कोई लुढ़क जाएगा, हाँ, ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर दबा लीजिएगा तो लुढ़किए जाइएगा, लुढ़क जाइएगा तो फिर हमारे ऊपर केस हो जाएगा कि यही बोला था ऐसा करने के लिए। नहीं लुढ़क रहे हैं सर, नहीं लुढ़क रहे हैं, लुढ़क जाइएगा। 1 मिनट जरा कीजिए ना, 1 मिनट बाद तो वाला ये लगेगा। तो यहाँ से अनुभव हो गया ना कि ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक ना। जब श्वसन क्रिया करते, जब श्वसन क्रिया हम बंद कर लेते हैं नाक मुंह सब, तो ग्लूकोज टूटता नहीं है, और ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो ऊर्जा भी मिलेगा नहीं, और ऊर्जा मिलेगा नहीं तो हम टपक जाएंगे, है ना। इसलिए जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऊर्जा मिलता है। अब अनुभव हो गया, अनुभव करा दिया ना कि कैसे ऊर्जा निकलता है जो, हाँ, याद रखिएगा। अब देखिए, कहता है कि कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया। यानी कि अब कोशिकीय श्वसन जो होता है इसको भी, यानी कि अनॉक्सी और ऑक्सी जो हुआ ना, जो वो प्रक्रिया है जटिल, इसको भी बांटा जाता है 2 भाग में। और ये भी दोनों जो है इम्पोर्टेंट ही है, दोनों जो है इम्पोर्टेंट से कम नहीं है। देखिए क्या कहता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बेडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया, इसलिए इस प्रक्रिया को हम EMP, E फॉर एम्बेडेन, M फॉर मेयरहॉफ, P फॉर पार्सन, नाम में क्या रखा है, नाम में ही नाम रखा है, ठीक ना। एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्सन ने मिलकर के एक नई प्रक्रिया की अध्ययन किया जिसे हम EMP पाथ कहते हैं। कहता है कि ग्लाइकोलिसिस अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन, या फिर शर्करा किण्वन यानी कि अनॉक्सी में क्या होता है, शर्करा किण्वन होता है। दूसरा कहता है कि ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त करता है। तेरा में नया कौची लिखा है, हमने के पता है कि अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन होबे न करता है, तो तीसर का लिखे के क्या जरूरत था।
हमको पता है ना जी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। काहे क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया अनोक्सी श्वसन है, मगर फिर भी उसमें ऊर्जा मुक्त होता है। आगे बढ़िए, कहता है यह अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होता है। अब ये जो कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में होता है, मगर ज़्यादा होता है अनॉक्सी में, ऐसा इसका कहने का अर्थ है। ये एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। बी केयरफुल, नोटेड डाउन। झटके से डाल लीजिए कि जो झोली में कितना जब ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज एगो टूटेगा तो पायरुविक अम्ल 2 गो बनेगा। एगो टूटेगा तो 2 गो बनेगा। अब कुछों को तोड़ देंगे तो कम से कम 2 गो तो बनवे ना करेगा। तो इसे याद रखिएगा। फिर कहता है कि इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु, हाँ अब यहाँ से ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी आपको एक चीज़ निकल के आगे हम पढ़ेंगे। हमेशा हम लोग पढ़ रहे होंगे तो एटीपी का चर्चा चल रहा है ना। हमेशा कभी ना कभी हम लोग एटीपी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं शाम वाला क्लास में खास करके। तो अब यहाँ पर आपको एटीपी का प्रक्रिया समझ में आएगा। तो 5 मिनट ज़रा धैर्य से बैठे रहिएगा। एटीपी कैसे बन रहा और कितना होता है, जो कहाँ कहाँ से निकल के आता है, जो देखिएगा। कहता है कि इस प्रक्रिया में यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु एटीपी व्यय होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सीक्वेंस सब लोग ध्यान में रखते चलिएगा। पहला क्या कह रहा है, 2 गो व्यय हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है। एकदम मैथ बनाइएगा, मैथ गणित, ठीक ना। फिर कहता है कि किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु एटीपी प्राप्त होता है। 2 गो खर्चा हुआ कौची ग्लाइकोलिसिस का, यानी कि एगो ग्लूकोज से 2 गो पायरुविक अम्ल, तो 2 गो अणु एटीपी जब खर्च करता है तो 4 अणु एटीपी बनाता है। क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। एकदम गणित नियम हम आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। फिर कहता है कि ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी प्राप्त होता है। अर्थात 2 गुना 8,000, अर्थात 1 अणु एटीपी बराबर 8,000 ऊर्जा प्राप्त होता है। बात समझ में आया? एक एटीपी बराबर हमको एक बार में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान 8,000 ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? 2 एटीपी टूटेगा, खर्चा करेंगे तो 4 गो मिलेगा यानी कि वो तो ऑफर हो गया, 2 लगाओ 4 पाओ, डबल ऑफर। तो ये याद रखिएगा। और कितना बनेगा, तो वो बनता है 8,000 एक एटीपी पर। अब आगे बढ़िए। आगे है कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पहले तो पढ़े कि अनॉक्सी श्वसन में होता है, तो काहे जरूरत होगा। अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्या समझे? यह हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनाएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो है हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनाएगा जो NAD को 2NADH2 में बदलने के काम आता है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर NAD और NADH है, बताइए तो क्या हो, इसका पूरा नाम बताइएगा। NAD का पूरा नाम कोई भी, कोई नहीं, तेरी बताए तो थे जी, हैं भुला गया। NAD और NADP दोनों बताए थे, नहीं याद आ रहा है।
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाँ, और एगो क्या है, NADH। NADH का मतलब होता है निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पीछे P फॉर फास्फेट लगा दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। एक लाइन में फिर से समझिएगा। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया EMP पाथ कहलाता है। ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। दो अणु ATP खर्चा करेंगे, 4 अणु ATP हमको प्राप्त होगा। एक ATP बराबर 8000 ऊर्जा प्राप्त होता है, यानी कि 2 ATP बराबर 16000 कैलोरी प्राप्त होगा, और कुछ नहीं याद रखना। बाकी हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनेगा, NAD और NADH में बदलने का काम आता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। आइए अगला जो है वह है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या कहता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका वर्णन हैंस क्रेब ने किया था 1937 में। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। हम लोग शाम वाला क्लास में पढ़े थे कभी कि साइट्रिक अम्ल चक्र किसको कहते हैं, तो क्रेब्स चक्र को कहते हैं। कहता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, यानी कि क्रेब्स चक्र किसके कारण, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसके कारण, तो एंजाइम के कारण। अब यहाँ से फिर से आपका गणित शुरू होगा, समझते चलिएगा। ADP के 2 अणु ATP के 2 अणु बनते हैं। यहाँ पर ADP है और एगो होता है ATP। ADP का पूरा नाम बताइए, बताएं, हम कभी न कभी जरूर बताएं। ADP, अरे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, D फॉर डाई, P फॉर फॉस्फेट, A फॉर एडिनोसिन। D से डाई, T से ट्राई, और कुछ ना है इरा में, कुछ अलग ना है। D से डाई एडिनोसिन डाइफॉस्फेट 2 अणु, और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 अणु बनता है। किसमें, क्रेब्स चक्र में। कहता है इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त हो गए, यानी कि टोटल 10 गो। क्रेब्स चक्र में 10 गो, जबकि ग्लाइकोलिसिस में 4 गो। अंतर और समानता ध्यान देते चलिएगा। फिर कहता है पूरे चक्र 2 अणु पाइरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। क्रेब्स चक्र में क्या होगा, पूरा चक्र जो है 2 अणु पाइरुविक अम्ल के होते हैं, ठीक है, और एक ग्लूकोज अणु 2 अणु में टूट रहा था पाइरुविक अम्ल का, यानी कि कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। अब ये ऊर्जा का उत्पादन, यही आपको समझना है। 38 ATP यहाँ पर निकलेगा, जो देखिए क्या होता है, बाकी और कुछ नहीं समझना है। आखिरी में खाली 38 आएगा, कैसे आता है जो समझिए, बस ये राम कहानी है, भजन है, और कुछ नहीं। कहता है कि पाइरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से, खाली यहाँ समझिएगा, पाइरुविक अम्ल के अणु, पाइरुविक अम्ल किसको, यानी कि अनॉक्सी श्वसन, है ना। तो कहता है कि पाइरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से ATP का एक अणु, ध्यान देंगे, ATP का एक अणु 5 अणु NADH के, 5 गो किसका, NADH के, और एक अणु FADH के बनाता है। NADH के एक अणु में 3 अणु ATP के, ध्यान दीजिएगा, NADH का जो है एक अणु से 3 अणु ATP बनेगा, और क्या बनेगा, FADH बनेगा। और FADH के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होता है। यहाँ समझिए, अब FADH के एक अणु से 2 ATP प्राप्त हुआ। इस प्रकार पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 = 15, और इधर से 2 और 1 3, यानी कि 2, और टोटल मिला के 18। यानी कि हमको ये समझ में आया कि पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 18 अणु ATP बनता है। समझ रहे हैं ना। पाइरुविक अम्ल के एक अणु से कितना ATP, 18 ATP बनता है।
उसके बाद कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु से, अब ध्यान देंगे, ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके, जिससे 36 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे आया, जो 36 गो यहाँ से हो गया, 18 गो उधर बना ना, तो 2 गो एक अणु से 2 गो प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि 18 दूनी 36। अब कहा कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी का लाभ हुआ था, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 यानी कि 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है। अब समझ में आया कि एक एटीपी बराबर कितना अणु होता है, तो 38 होता है। कहाँ कहाँ से आया, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का 2 गो और क्रेब्स चक्र के अंतर्गत पायरुविक अम्ल जब बन रहा था उसके अंतर्गत 18 गो और टोटल 2 गो पायरुविक अम्ल, 18 दूनी 36 इधर से, 2 गो उधर से, बचल का जो रहता है, यानी कि सब यूज होने के बाद जो बचता है, जिसका बात कर रहा है, एटीपी का मतलब ही होता है बचा हुआ भाग। मतलब एटीपी का काम होता है, जानते हैं कोई चीज़, इमरजेंसी में आपको शक्ति देना। जैसे कल है अधिकांश लोग किए हुए थे आप लोग जन्माष्टमी, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक सभे रहे होंगे बिना पानी खाया पीना, सभे ऐसे एकदम पूरा कुछ बोलते हैं निर्जला व्रत, यानी कि बिना पानियों पी ले। तब आप अभी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिंदा एकदम टनाटन बोल रहे हैं। ये टनाटन बोलने के पीछे आपका सपोर्ट कौन कर दिया, एटीपी कर दिया। बोला कोई नहीं बच्ची, एक दिन तुम सह लो ना, हम तुमको एक दिन जिंदा रख लेंगे, ठीक है। सब खा रहा था सर रात के 12 बजे बैठ के। हाँ तो 12 बजे तक खाया, 12 बजे खाया ना, सुबह से भूखे भूखे 12 बजे रात में खाए। हमरा तो 1 घंटा ना भूख बर्दाश्त होता है, आप लोग तो 12 बजे तक बर्दाश्त कर लिए। कल हम दिन भर भूखे रहे, मेरा हालत ख़राब हो गया। सही सर, पता नहीं सब कैसे रह लेता है। हाँ तो वो कहाँ से हमको मिला, एटीपी से मिला। आपको उतना देर जगा के, यानी कि मतलब दिन भर बोला कि तुम अब भूखे प्यासे रह लो, ये भूखे प्यासे कौन सपोर्ट किया आपको, एटीपी। तो आज के बाद कोई कहिएगा ना कि सर आज हम फास्टिंग में हैं, तो हम कहेंगे तू कहाँ फास्टिंग में है, अंदर जो एटीपी काम कर रहा है वो कौची करेगा, हैं। मतलब ये समझ लीजिए एटीपी जो है ना हमारा, वो स्टोरेज है, मतलब कि बचा हुआ ये जो जमा पूंजी जो होता है ना, वो जमा पूंजी है। जब आपके पास कुछ पैसा ना रहे तो तनी तनी सौरा में से निकाल ले जाइए और यूज कर ले जाइए, वही है एटीपी। यानी कि हमारा ऊर्जा जो संचित रहता है सब कुछ करने के बाद, आखिरी में जो ऊर्जा बच जाता है, यानी कि हमारा, हम जैसे कमाते हैं, कमाने के बाद सब कुछ खर्चा करने के बाद जो 100, 200, 1000 लाख जो बचता है उसको हम कहीं स्टोर कर देते हैं बैंक वगैरह में, वो हमारा जमा पूंजी है। उसी प्रकार से, हाँ उसी प्रकार से क्या होता है कि ये हमारा एक तरह का जमा पूंजी है शरीर के अंतर्गत, यानी कि ये भी पैसा है, एक बहुते मूल है, ठीक ना। तो ये हुआ समाप्त। तब आगे क्या कहता है, यानी कि याद रखिएगा टोटल 38 को कहाँ से, तो 2 गो उधर से और 36 को इधर से। फिर कहता है श्वसनीय पदार्थ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये सभी क्या है, श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार जब समाप्त हो जाता है तब प्रोटीन। पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा तब वसा खत्म होगा, ये दोनों खत्म हो गया तब प्रोटीन काम आता है श्वसन क्रिया में, न तो ना। लास्ट मूवमेंट से वही काम आता है। हाँ प्रोटीन एक काम आएगा। तो इसलिए नोट में क्या कहता है कि श्वसन एक अपचयी, श्वसन जो है एक अपचयी क्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा भाग से किया जाता है। किससे किया जाएगा, श्वसन नियंत्रण किससे होता है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। इना कि मेडुला जो इधर पड़े वो वाला से नहीं, उधर वाला मेडुला से, दिमाग वाला मेडुला ऑब्लंगेटा से। तो ये हो गया। और श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, तो अपचयी क्रिया है। अपचयी क्रिया में क्या होता है, शरीर की भार में कमी आती है। मतलब आप श्वसन लेते हैं, छोड़ते हैं ना,
तो ये प्रक्रिया में क्या होता है, शरीर के भार में हल्का फुल्का कमी आ जाता है। तो फाइनली ये चैप्टर ही समाप्त हो गया, यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 था वो हम लोग 3-4 दिन पढ़े और उम्मीद करते आप लोग समझे भी होंगे। जितना संभव हुआ उतना हम समझा भी दिए। 4 से 5 दिन लगभग लग गया। अगर इसके बाद भी आप लोग को समझ में नहीं आया है तो फिर कौन समझाएगा, आप लोग को पता नहीं, ठीक ना। सर बाकी सारा तो समझ में आ गया अच्छे से, ये वाला थोड़ा सा कौन सा ना पड़ेगा, 1-2 बार थोड़ा तो ठीक हो जाएगा। ये वाला समझे वाला नया है इसलिए तो ना समझा है। हम पहले ही बोले राम कहानी है। अच्छा इरा में खाली 2-4 गो पॉइंट खाली याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझेला ना है। जो समझने वाला था वो हम पहले ही आप लोग को उतना टाइम काहे दिए इतना। अगर डायरेक्टली पढ़ाना रहता सोच के तो ये क्या बोलते हैं लूसेंट शुरू किए थे कि खाली 1 लाइनर पढ़ते चल जाएंगे, मगर हुआ यूँ कि समझते समझते इतना दिन हो गया है ना, इसलिए। चलिए फिर भी जो भी है ठीक है, समझ लिए आप लोग वही काफ़ी है। तो फाइनली 9 नंबर चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगले दिन से जो होगा वो पोषक पदार्थ होगा, यानी कि लगभग 2 दिन में हमारा 2 से 3 दिन में बायोलॉजी ही पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग कौन सा सब्जेक्ट वो शुरू करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को इसको यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अब आप लोगों से फ्रेंड्स अगले वीडियो में। उम्मीद करेंगे आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा, समझ रहे होंगे एक बेहतरीन तरीक़ा से। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा मेहनत और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी करते रहिएगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।